तो चलिए बेटा, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक छोटा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड से टॉपिक्स हैं और मोस्टली हमें पता ही होता है कि इसके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो हर बच्चे के लिए चैप्टर एक तरह का गिफ्ट है, क्योंकि बहुत लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं ना बेटा हमारे पास में, जिनके अंदर हमें एकदम श्योर आइडिया हो कि ये चीज़ें आएंगी। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना बड़ा है तो उसमें कुछ श्योर नहीं हो सकता, ठीक है, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पूरी श्योरिटी होती है क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपको एक एक बात प्रॉपरली मेरी सुननी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसके नोट्स भी आपको प्रॉपर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा मतलब लिखना पड़ेगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 3 लेक्चर्स की बात है, अगर 3 लेक्चर्स को आपने ढंग से अटेंड कर लिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता ईएम वेव्स का क्वेश्चन आप वहां पर ना करके आओ, ठीक है ना। बुक के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स ईजियर करके मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है जी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मेनली मैं आपके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं पूरे के पूरे ईएम वेव्स का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ईएम वेव्स होती क्या है। देखो, +1 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था वेव्स। उस वेव्स के अंदर हमने 2 तरह की वेव्स की डिस्कशन की थी, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव थी और एक आपकी थी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है जी। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ये 2 तरह की वेव्स हमने +1 में पढ़ी थी। वो दोनों ही तरह की जो वेव्स थी उनको मूव करवाने के लिए, मतलब उनको प्रोपगेट करवाने के लिए बेटा एक मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। कौन से मीडियम की आवश्यकता होती है? मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। परंतु ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर्टिकुलरली एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब वैक्यूम के अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करवा सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी लाइट्स आप देखते हो, जितनी भी रेज आप देखते हो, चाहे वो एक्स रेज हैं, चाहे वो गामा रेज हैं, चाहे वो यूवी रेज हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, ठीक है जी। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, ठीक है जी। ये बात बेटा बहुत बारी पूछी जाती है 1 नंबर में, ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसके अंदर 2 तरह की फील्ड्स मूव करती हैं बेसिकली, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मोशन इसमें होता है। और ऐसा देखा जाता है कि ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेटा 2 तरह की फील्ड्स मूव करती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है और एक मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है। और ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे मूव करेगी। और एक तीसरी बात अपनी नॉलेज में ऐड कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर मूव करती है और मैग्नेटिक फील्ड जिधर मूव करती है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर मूव करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे मूव की, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे मूव की, ये दोनों मिलकर किधर मूव करेंगी? एक्स डायरेक्शन में। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इन दोनों की वेव कैसे मूव कर रही है? ऐसे। तो इसीलिए हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है जी। मतलब अगर कभी भी कोई ऐसी डायरेक्शन में हमारी वेव मूव करे सच दैट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्टिवली वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, तो मतलब वो वाली वेव कौन सी होती है? वो वाली वेव होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है जी। ओके, तो बात एकदम आपको क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में ना सारी बातें मिक्स होकर आपको मिलेंगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस लॉ की भी बात इसमें आपको मिल जाएगी, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ हमने पढ़ा था उसकी भी बात आपको मिल जाएगी। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये सारे चैप्टर्स का ना थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर है, मतलब पूरा मिक्सचर नहीं है, सारी बातें नहीं होंगी, सिर्फ एक एक 2 लॉज उनके यूज होंगे, ठीक है जी। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं फैराडे की बात से। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट थे 1831 के, मतलब बहुत पुराने थे ये, इनका नाम था माइकल फैराडे,
माइकल फैराडे। ठीक है जी। इनका ये कहना था कि जब भी कभी भी चेंज इन फ्लक्स होगा, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब भी कभी भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उससे हमेशा ईएमएफ डेवलप होगी। ठीक है जी। तो माइकल फैराडे ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या बोला? दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय dt। मतलब अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी किसी भी वायर पे, किसी भी लूप पे, तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। मतलब उसके अंदर एक ईएमएफ, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी। ये बात अगर इन्होंने बोल दी तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि मान लो एक लूप है मेरे पास, एक इस तरह का मेरे पास में लूप है। अगर मैं इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड थ्रो कर रहा हूं और मान लिया जाए कि ये हमारी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उन्होंने यही बोला ना, चेंज इन फ्लक्स होगा। ठीक है जी। मान लो मेरी बी क्या है? चेंजिंग है। ठीक है जी। मतलब चेंजिंग में भी ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसकी तरफ आ रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? इस लूप के ऊपर इंक्रीज हो रही हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। बेटा ईएमएफ क्या होती है? वोल्टेज होती है, और वोल्टेज से क्या बनता है? करंट। मतलब इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। पढ़ा हुआ है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है ना। तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ आ रही है तो इस लूप के अंदर एक करंट डेवलप हो जाएगा, और लेंजर्स ने हमें यह समझाया था कि वो करंट की डायरेक्शन इस तरह की होगी ताकि वो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करे, कम करे। ठीक है जी। तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे आ रही है तो इसमें करंट ऐसे बनेगा सो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो टू द इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर बेटा जो करंट है वो करंट इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, और अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में दौड़ेगा तो आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेगा? ओपोज करेगा। गॉट इट। अब बेटा अगर करंट मेरा ऐसे दौड़ेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे दौड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ेंगे। और अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ेंगे, एक बात हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी ऐसे बनी है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑपोजिट जाते हैं। ठीक है जी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसे बनी है तो प्रोटॉन्स हमारे उसी की ही डायरेक्शन में जाते हैं। पढ़ाई की हुई है ना हमने। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं हमारे प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे इधर हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे है तो इसके साथ की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे है तो इसके साथ की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब आप अपने मन में सोच रहे हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों बीच में ला रहे हो? देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर कभी भी कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, लेट अस सपोज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कोई भी चार्ज अगर डालता हूं तो वो चार्ज गोल गोल घूमने लग जाता है। अब जब वो चार्ज हमारा गोल गोल घूम रहा होता है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मान लो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है जी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर मैं रख दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वेलोसिटी को क्या कर देता है बच्चों? इंक्रीज कर देता है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं पड़ी थी तब तक मेरा ये चार्ज रेस्ट पे था। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसके नजदीक आई, उसके ऊपर ज्यादा हो गई, तो हमने ये नोटिस किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू हो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स पहले रुके हुए थे, बाद में मूव करने शुरू हो गए, मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। देयरफॉर वहां पर जरूर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। गॉट इट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से अगर शुरुआत की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा समझ आता है। ठीक है जी। ओके, तो हमने क्या देखा, क्योंकि मेरे चार्जेस यहां रुके हुए थे, बाद में उन्होंने करंट बनाया, बाद में वो चार्जेस मूव किए, मतलब वो चार्जेस की वेलोसिटी ज्यादा हुई, मतलब कि वहां पर क्या प्रोड्यूस हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई।
ठीक है जी। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो गई है तो यहां से हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया, ठीक है जी। तो फैराडे ने एक्चुअल में दो बातें बोली थी। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोली थी कि ईएमएफ हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी के बराबर। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, सर इस बात के लिए तो देखो फॉर्मूला बनाया है, क्या इस बात के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है? जी हाँ, इस बात के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। उन्होंने क्लियर करके ये बोला कि अगर कभी भी डी फाई बाय डी टी होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो अलग बात है, फैराडे की ये वाली बात बाद में आई, पहले ये वाली बात आई, और फंडामेंटल यही है। मतलब इसको बनाने के लिए भी हमने इसी को यूज किया। देखो करंट तभी बना अगर ईएमएफ थी, और अगर करंट बना तभी मैं ऐसे बोल पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है ना। तो मतलब फंडामेंटल चीज यही रहेगी और आज तक हम इसी को यूज करते आ रहे हैं। पर इसमें ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि जब भी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? अब देखिए, इस बात का जवाब जो है ना, इस बात का जवाब दिया एक वेरी यंग एंड स्मार्ट साइंटिस्ट ने, ठीक है जी, जिसका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है जी। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल बेटा ये है, कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। फैराडे ने ये तो बता दिया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड को? तो मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसका जवाब दिया यस। उन्होंने सिर्फ यस ही नहीं बोला, उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को शो किया इस बात को प्रूव करने के लिए, ठीक है जी। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप सबको सीखना है और इसी में ही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट छुपा हुआ है, जो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। ओके, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल क्या कहते हैं, ठीक है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बेटा ये कहते हैं कि मान लिया जाए हमारी दो प्लेट्स हैं जो हमने इस तरह से लगाई हैं, ठीक है, और ये दोनों प्लेट्स के साथ में एक बैटरी को सेटअप कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर हमने बैटरी को ऐसे सेटअप कर दिया तो ऑब्वियसली करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। अब आप अपने दिमाग में ये भी सोच सकते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने ज़रूर इस प्लेट के, क्योंकि मेटल की प्लेट्स होती हैं ना, तो ज़रूर इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा मंगवा लिया, ज़रूर इस प्लेट में से बेटा इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा मंगवा लिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकली जाएंगे उतने ही ज़्यादा प्रोटॉन्स यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मंगवाकर वो उधर शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ते जाएंगे। तो मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उधर जाते रहेंगे और उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस इधर आते रहेंगे। क्लियर हो गई ना मेरी बात? तो मैक्सवेल ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो करंट की डायरेक्शन हमने बनाई है बिल्कुल ठीक बनाई है, ठीक है जी। तो मतलब इस पूरे के पूरे सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है।
तो मैक्सवेल ने ऐसा कहा कि अगर इस पॉइंट पे हम चेक करें, मान लो ये पॉइंट है मेरा x और दूसरा पॉइंट मैक्सवेल ने ले लिया यहां पर y। उन्होंने बोला कि अगर इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं एक मैग्नेटिक निडल को रखकर, किसको रखकर? एक मैग्नेटिक निडल को रखकर, तो वो देखते हैं कि क्योंकि इस वायर में से करंट पास हो रहा है तो ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करती है और यहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। और ये बात तो बेटा हमें एम्पियर्स ने भी सिखाई थी कि अगर किसी वायर में से करंट पास हो रहा है तो उसके वायर के आसपास आपको क्या बनाना होता है? एक एम्पीरियन लूप बनाना होता है। और उस एम्पीरियन लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। तो बेटा एम्पियर सर्कुलर लॉ ने क्लियर कर दिया था कि अगर कभी करंट पास हो किसी वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके आले दुआले। मेरी बात समझ गए? अब मैक्सवेल का यह सवाल था कि यहां तो करंट है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली, परंतु यहां करंट नहीं है, मतलब यहां करंट जीरो है, कोई चार्ज नहीं इसमें फ्लो करता हुआ हमें दिख रहा क्योंकि कोई वायर ही नहीं है। मतलब दो पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में क्या वायर होती है? कोई वायर नहीं होती, मतलब वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। तो मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। पर जब हमने मैग्नेटिक निडल यहां पर रखी तो उन्होंने देखा ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर गई। तो अगर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर गई मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं है, ये बताना चाहते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बने। आज तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में यही तो पढ़ा, हमने यही तो पढ़ा बेटा कि हमेशा करंट से ही क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पर मैक्सवेल ने ये चीज क्लियर की कि देखो इसके बीच में कोई करंट नहीं है पर फिर भी इसके बाहर क्या बनी है? मैग्नेटिक फील्ड बनी है। ठीक है। तो मैक्सवेल ऐसा कहते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल में रीजन क्या है? ठीक है, मतलब रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स। वो कहते हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे उतने ही ज्यादा प्रोटॉन्स यहां आ रहे थे। तो मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई जा रही थी बेटा? इंक्रीज हुई जा रही थी। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि इंक्रीज यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर दी ना बात अपनी प्रूव। ठीक है जी। तो मैक्सवेल हमें क्या कहते हैं बेटा? मैक्सवेल हमें कहते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो आने का रीजन सिर्फ एक है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है। देखो फैराडे ने प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। मैक्सवेल ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज हो जाने से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है जी। अब मैक्सवेल ने एक छोटी सी बात बोली। मैक्सवेल ने ये बोला कि ये जो एम्पियर्स लूप है ना, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इसको नोट ही कर लेना, जरूरी बात है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एम्पियर्स लूप इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तो बेटा मैक्सवेल पता क्या कहते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लूप जो है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी जानता है, वो बिना करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालनी जानता। ठीक है जी। ये बात जब मैक्सवेल ने एम्पियर को बोली ना तो एम्पियर ने कहा कि मेरे को समझाओ जरा। मैक्सवेल समझाने गए एम्पियर को उन्होंने दिखाया, देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तुम कहते हो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही है। एम्पियर कहते देखो जी बात तो आपकी ठीक है, पर कहते हैं ना जो मतलब बहुत ज्यादा सीनियर पर्सन होते हैं वो अपनी बात को ही आगे रखते हैं। तो एम्पियर्स ने क्या बोला
कि क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड के पास करंट नहीं है ना, तो इसलिए वो हो नहीं सकती है। मतलब दिख रही है फिर भी मान रहे हैं कि नहीं हो सकती है। ठीक है जी। तो मैक्सवेल एक बात तो समझ गए थे कि जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं इनकी बात पे ऑलरेडी सारी दुनिया विश्वास करके बैठी है, तो इनको उनके ही तरीके से समझाना पड़ेगा। तो मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला कि करंट दो तरह के होते हैं। देखो मैक्सवेल उनका ही तरीका अपना रहे हैं पर अपनी बात नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी बात पूरी मनवा कर हटेंगे। मैक्सवेल क्या कहते हैं कि करंट टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ करंट होता है कंडक्शन करंट। कौन सा करंट बेटा? कंडक्शन करंट। और दूसरा टाइप ऑफ करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है जी। तो मैक्सवेल कहते हैं जी करंट कितनी तरह का? दो तरह का। सबसे पहला टाइप ऑफ करंट क्या है? कंडक्शन करंट। और दूसरा टाइप ऑफ करंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो कंडक्शन करंट होता है इसको हम IC से डिनोट करते हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इसको हम ID से डिनोट करते हैं। मैक्सवेल ने ये बोला कि किसी भी वायर में से अगर करंट पास हो रही है, ठीक है, तो वो कौन सा करंट पास हो रहा है? कंडक्शन करंट पास हो रहा है। ठीक है जी। और उन्होंने ये चीज क्लियर की कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। उन्होंने बोला कि अगर कहीं पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके पास में भी एक करंट होता है, और वो करंट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। तो इधर से मैक्सवेल ने अपनी पूरी की पूरी बात को समझा दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैक्सवेल ने किया। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप इसी तरह से अपनी कॉपीज पे नोट करेंगे, और इसके साथ में बस बेटा एक चीज और याद कर लो कि एट x, मतलब जब x पॉइंट पर नोटिस किया गया तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl हमारी म्यू नॉट I के बराबर थी। तो जब y पॉइंट पर नोटिस किया गया तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl हमारी 0 के बराबर थी। ठीक है। बट b हमारी नॉट इक्वल टू 0I है। ठीक है जी। तो ये बात अपने दिमाग में याद करके रखना, मतलब इस मैथमेटिकल बात से ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं। एक छोटी सी बात रह गई, वो मैं आपको दोबारा बता दूं। देखो जिस टाइम मैक्सवेल ने यहां पर मैग्नेटिक निडल रखी थी ना, और यहां पर मैग्नेटिक निडल रखी थी, उन्होंने ये नोटिस किया था कि जितनी डिफ्लेक्शन इसमें हुई है उतनी ही डिफ्लेक्शन इसमें हुई है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन करंट बनाती है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट भी बनाती है। तो अगर इन दोनों जगहों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट x किसके बराबर है? मैग्नेटिक फील्ड एट y के बराबर है। अगर इन दोनों जगहों की बेटा मैग्नेटिक फील्ड बराबर है तो जरूर इन दोनों जगहों का करंट भी बराबर है। ठीक है जी। तो जरूर कंडक्शन करंट बेटा किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। और इस पर सवाल बहुत ज्यादा बारी आता है, इसको भी हम अभी समझते हैं। गॉट इट? गॉट इट? ओके। अब एक बात और अपनी नॉलेज में ऐड कर लो। देखो जी, हमारे पास में ये जो कंडक्शन करंट होता है इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? dq अपॉन dt। मतलब इस वायर में से जो करंट पास किया उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? dq अपॉन dt। और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, मतलब ये जो ID करंट है इन बिटवीन द प्लेट्स, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ने करंट बनाया, वो वाला डिस्प्लेसमेंट करंट मालूम है किसके बराबर होता है? वो होता है d phi बाई dt को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? समझ गए? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से बनी है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात, इन बिटवीन द प्लेट्स क्या है? इन बिटवीन द प्लेट्स वैक्यूम है, तो इसीलिए वैक्यूम के लिए क्या लगा दिया? एप्सिलॉन नॉट लगा दिया। कभी भूलेगा नहीं अब ये फॉर्मूला। ठीक है जी। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। कंडक्शन करंट का तो है ये dq बाई dt। डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होता है? एप्सिलॉन नॉट d phi e बाई dt। ठीक है जी। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। फटाफट इसको नोट कर लो। अब मैं आपको मैथमेटिकल प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, क्योंकि ये पेपर में आएगा।
और पेपर वाले कहानी नहीं मानते, उनको एक मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखकर आप दिखाना कि कैसे कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। फटाफट इसको आप नोट कर लो। ठीक है जी। अब बात एकदम आपके दिमाग में साफ है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये जो बैटरी लगाई गई थी, इस बैटरी से जो भी करंट बना था ये X था और ये Y पॉइंट था। यहाँ जो करंट बना था वो कंडक्शन करंट था और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही थी उसके कारण जो करंट बना वो डिस्प्लेसमेंट करंट था। हमने ये देख लिया कि जितना कंडक्शन करंट है उतना ही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। कंडक्शन करंट हमारा होता है dq अपॉन dt के बराबर और डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt के बराबर। हमने ये देख लिया। ठीक है जी। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रूव करके दिखाइए, प्रूव दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है जी। मतलब कंडक्शन करंट किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, ये चीज हमें प्रूव करने को बोलते हैं पेपर में। ठीक है जी। अब इस चीज का प्रूफ आपको कैसे करना है, देखो बेटा, शुरुआत करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट से। डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt। आज तक मैंने आपको पढ़ाया कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स होता है E डॉट A के बराबर, है ना, फ्लक्स होता है E इंटू A के बराबर। अब यहां पर आपने ये देखा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है ना, यही आपने देखा। एरिया किसका है, एरिया बेटा प्लेट्स का एरिया है। तो अगर ये मेरी प्लेट है, इस प्लेट के एरिया की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ये होगी। देखो एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो इस कारण से इनमें एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो जब डॉट हटाया तो cos जीरो बना और cos जीरो की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो हमारा फ्लक्स किसके बराबर हो गया, हमारा फ्लक्स हो गया E इंटू A के बराबर। वेरी सिंपल। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट d अपॉन dt E मल्टीप्लाई बाय A। अब आपको बड़े ही अच्छे से ये बात सिखाई गई थी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है। हाँ जी, ये है हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, इस प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ द प्लेट्स कितनी होती है, मतलब आधा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इसके कारण, आधा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इसके कारण, तो दोनों के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। मतलब आधा इसने दिया आधा इसने दिया, तो 1 टाइम्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A नहीं हो गया, बैठ गई बात दिमाग में। तो मतलब क्योंकि ये पैरेलल प्लेट्स ही हैं, ये दोनों प्लेट्स पैरेलल ही हैं, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A। ओके, तो ऐसे में हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू D अपॉन dt Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A। ऊपर भी क्या आ गया, A से कट गया A। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर कर दूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा dq अपॉन dt, यानी कि ये आ गया कंडक्शन करंट के बराबर, ये आ गया कंडक्शन करंट के बराबर। बात नोट करने वाली है बेटा, ये पेपर में आता है। ठीक है जी, ओके। तो कंडक्शन करंट हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, एंड दैट इज द रीजन जितनी मैग्नेटिक फील्ड मेरे को x पे मिली उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड मेरे को y पे मिली। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट x किसके बराबर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट y के बराबर है। तो मतलब मैक्सवेल तो ये बोल रहे थे कि ये करंट कुछ है नहीं, मतलब कौन सा यहां पर बेटा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जो करंट वर्ड यूज किया उन्होंने ये बोला कि एक्चुअल में यहां चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है।
चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है यहाँ पर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, पर कोई मानता नहीं है तो उन्होंने बोला चलो करंट वाले ही रास्ते से सीख लो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, जो कि ये होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वाई के बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रूव कैसे करना है कंडक्शन करंट के बराबर, वो भी मैंने आपको बता दिया पेपर में, ठीक है जी। अब बात ये आती है, मैक्सवेल ने बड़े ही क्लियरली एक और बात हमें यहां पर बोली, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर कभी भी हमें चेक करना हो कि कहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है और कहां पर कंडक्शन करंट है, तो बहुत सिंपल है। मान लो ये दोनों प्लेट्स थी ना हमारी, वो ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी भी हम वायर पर चेक करते हैं, मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर पे जब हम चेक करते हैं, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है, और सिर्फ कौन सा करंट होता है, कंडक्शन करंट होता है। तो मैक्सवेल ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर नो चेंज इन फ्लक्स होता है, मतलब किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो करंट पास कर रहा है उसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होता है, जीरो होता है। उन्होंने ऐसा बोला कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो इसीलिए वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, और वहां पर कंडक्शन करंट कितना हो जाता है बेटा, वहां पर कंडक्शन करंट जीरो हो जाता है। तो मतलब जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वहां कंडक्शन करंट जीरो हो जाता है, और जहां कंडक्शन करंट होता है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाता है। समझ गए? तो अब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने बेटा मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल ने उठाकर एम्पियर्स लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मैक्सवेल एम्पियर को कहते कि तुम्हारा लॉ इनकंसिस्टेंट है, मतलब तुम्हारा लॉ कंडक्शन करंट वाली तो मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी देता है, परंतु डिस्प्लेसमेंट करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी नहीं देता। तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो म्यू नॉट टाइम्स करंट के बराबर होता है, वो करंट अब दो तरह का होता है, एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है जी। और उन्होंने ऐसा बोला कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी के बराबर। तो वो ऐसा कहते हैं कि न्यू एम्पियर्स लॉ जो आया, मतलब बी डॉट डी एल, वो किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट को तो हम आई लिख रहे हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। अब क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैक्सवेल ने बनाया, तो इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम रखा गया एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ, ठीक है। देखो एम्पियर्स ने इनकंसिस्टेंट बात बोली, मैक्सवेल ने उसको कंप्लीट किया, तो मैक्सवेल का नाम उनके साथ में हो गया, ठीक है जी, ओके। तो इसी के साथ में आपको प्रॉपरली समझ में आता है कि मॉडिफाई कैसे किया गया एम्पियर्स लॉ, आपको यह भी समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट को बनाने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो यूज किया गया, ठीक है जी। अब आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातों को डिस्कस करते हैं, अगली क्लास में मैं आपको मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखवाऊंगा और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है जी। मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है वो सब सिखाऊंगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने 3 to 4 लेक्चर्स में सम अप किया है, ठीक है। अगर 4 लेक्चर्स आप ध्यान से सुनते हैं आपको ईएम वेव्स प्रॉपरली आता होगा, ठीक है जी, ओके। आज के लिए इतना ही है, प्लीज नोट इट डाउन।